लोकसभा में आज शुरू होगी देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। श्वेत पत्र के जरिए मौजूदा सरकार ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में लगाए आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप। 15 घोटालों का भी किया जिक्र। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए राज्यसभा में आज पेश होगा बिल। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर भी होगी चर्चा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 12,343 करोड़ रुपए से बदलेगी रेलवे की तस्वीर। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम और नागालैंड में 6 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट मंजूर। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को भी मंजूरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा ढहाने के बाद हिंसक झड़प। इलाके में कर्फ्यू, एहतियात के तौर पर इंटरनेट और स्कूल बंद। मुख्यमंत्री धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी पेशी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की कार्रवाई के बीच आज होगी केस की सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिंस्की को बनाया नया सेना प्रमुख। वैलेरी को सेना प्रमुख के पद से हटाया। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 फरवरी को होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। कल रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोकसभा की खबर के साथ। दरअसल लोकसभा में 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लाए गए श्वेत पत्र पर आज चर्चा शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बीते कल श्वेत पत्र पेश किया। श्वेत पत्र पर 2004 से लेकर 2014 तक चली यूपीए सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। वहीं राज्यसभा में कई अहम विधेयकों को चर्चा के बाद पारित करने के लिए सूचीबद्ध आज किया गया है। परीक्षाओं में पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं को रोकने के लिए लोक परीक्षा विधेयक 2024 को राज्यसभा से पारित किया जाएगा। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाले जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अन्य विधेयकों संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 को भी उच्च सदन से पारित किया जाना है। इन चारों विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा का नजारा कल बिल्कुल बदला सा था, जब सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे की सराहना की। दरअसल अवसर था राज्यसभा सांसदों की विदाई का और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ कर माहौल को थोड़ा भावुक बना दिया। पेश है हमारे संवाददाता राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। सियासत में सत्ता और विपक्ष के बीच अमूमन टकराव ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते जब सत्ता और विपक्ष दोनों के सुर एक हों। राज्यसभा में एक नजारा ऐसा देखने को मिला जब तमाम विरोधाभास के बावजूद सत्ता और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने की बजाय तारीफों के पुल बांधे। मौका था राज्यसभा सांसदों की विदाई का। इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर सराहना की। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है,
वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। जब बारी नेता प्रतिपक्ष की आई तो उन्होंने भी पीएम के सुर में सुर मिलाई। मनमोहन सिंह जी का वो बहुत ही अच्छा था, उन्होंने अच्छी काम की, इसकी जो सलाना या उसकी जो तारीफ की उसी लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही चलती रहे, जो अच्छे काम होते उसकी तारीफ करो, जो कमियां होती हैं वो गिनते जाओ। वाकई विदाई के मौके पर राज्यसभा का नजारा बदला बदला सा था। क्या सत्ता क्या विपक्ष, हर एक सांसद भावुक थे और अपने संस्मरणों को साझा कर लोकतंत्र में जीवंतता का रंग भरते नजर आए। 12 साल की यानी कि 12 इयर्स की इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, मैं सीखा हूँ, मैं समझा हूँ, मेरे से हो सका इतना दिया है। कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती। अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ आकर बहुत सीखने को मिला है, बहुत मित्रताएं हुई हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन और इस सदन की गरिमा शालीनता को मैंने आत्मसात किया है। राज्यसभा के कुल 64 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। रिटायर होने वाले सांसदों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, जया बच्चन, सोनल मानसिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रकाश जावड़ेकर और सुशील कुमार मोदी के नाम उल्लेखनीय हैं। केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव समेत अनेक वरीय मंत्री राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। सियासत में राजनीतिक मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। इसका जीता जागता प्रमाण देखने को मिला राज्यसभा में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की विदाई के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की जब बारी आई तो उन्होंने केसी त्यागी का जिक्र किया और यहां तक कि शरद यादव की भी उन्होंने तारीफ की। यह दिखाता है कि वाकई हिंदुस्तान को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है। कैमरामैन सौरभ और अपने सहयोगी अनुज यादव, ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत 5 सांसदों का राज्यसभा का कार्यकाल आगामी 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही राज्यसभा के लिए मंथन भी शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए खाली हो रही 5 सीटों के लिए 27 अप्रैल को चुनाव होना है। राज्य में फिलहाल 4 सीटें भाजपा के पास हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस की है। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश से जिन सांसदों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं उनमें भाजपा से केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना और प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी और कांग्रेस से राजमणि पटेल हैं। भाजपा ने अपनी 4 सीटों के लिए मंथन शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा के लिए नाम हाईकमान तय करेगा। खास तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने गंभीरता से विचार किया है। 4 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस जो नंबर्स हैं उसके आधार पर तय होंगे और मुझे लग रहा है कि इसमें मतदान की नौबत नहीं आएगी। दोनों ही राजनीतिक दलों के निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह की माने तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की संख्या गणित के आधार पर 4 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। यदि रिक्त सीटों की संख्या के बराबर ही नामांकन पत्र प्राप्त होते हैं तो मतदान की स्थिति पैदा नहीं होगी। 38 माननीय सदस्यों का समर्थन 1 सीट के लिए कम से कम चाहिए,
तो उस मान से जिस दल के पास जितनी संख्या होगी वो उसमें जाएगा। अभी जैसे स्थिति 230 के मान से देखी जाए और बीजेपी के सदस्य संख्या और कांग्रेस की, तो 4 बीजेपी के पास जा रही हैं और 1 कांग्रेस के पास जाएगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटें हैं। वर्तमान में 8 भाजपा तो 3 कांग्रेस के पास हैं। 20 फरवरी को तय हो जाएगा कि राज्यसभा के लिए सांसदों का निर्वाचन निर्विरोध होगा या मतदान की जरूरत पड़ेगी। यदि मतदान की नौबत आई तो 27 फरवरी को मतदान होगा। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने रेलवे और मोबाइल फोन सर्विस के स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की है। 12,343 करोड़ की लागत की 6 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी कल दी गई। भारतीय रेलवे की ये 6 परियोजनाएं राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में होंगी। इसके तहत देश में 1020 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बढ़ाया जाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मत्स्य पालन एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि को मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट द्वारा रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को मंजूरी मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रेलवे क्षेत्रों से संबंधित आज के कैबिनेट के फैसले से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा, व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी और वाणिज्य के साथ साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। वहीं अंतरिम बजट में आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना यानी पीएमजय के तहत लाया गया है। इससे आशा वर्कर चिन्हित निजी अस्पताल में अपना और अपने पूरे परिवार का हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगी। मोदी सरकार ने इस फैसले से देश भर की आशा कार्यकर्ता भी काफी खुश हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। ये हैं उर्मिला। उर्मिला एक आशा वर्कर हैं। उर्मिला हर दिन इसी तरह अपने काम पर जाती हैं और अपने इलाके में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पूछती हैं, चाहे बच्चे का टीकाकरण हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी बात हो। किराड़ी दिल्ली की रहने वाली आशा बहन उर्मिला अब पहले से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो और उनके परिवार के सेहत का ख्याल अब पीएम मोदी की 5 लाख की इलाज की गारंटी रखेगी। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आयुष्मान योजना के तहत हमें इस स्कीम के अंदर आशा वर्कर्स को लाया। इससे मुझे और मेरी फैमिली को, जो कि आज तक हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली थी हेल्थ की, अब हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज जो हमारा फ्री होगा, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी का। हम मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। हम पूरे एरिया के बारे में सोचते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, उन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमें 5 लाख तक का इलाज फ्री दिया है। इसलिए मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी दोबारा आए, क्योंकि उनकी वजह से मैं अपने परिवार को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे सकती हूँ। अब हमारे बारे में सरकार सोचे है, तो अब हम अपना पूरा पहले इलाज करवाएंगे, फिर हम एरिया वाले को भी देख पाएंगे अच्छी तरह से। जब हमें एरिया में घूमना है, पहले हम स्वस्थ रहेंगे, फिर एरिया वाले को हम स्वस्थ रख पाएंगे। मोदी जी को धन्यवाद, मोदी जी हमारे बारे में इतना सोचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला अकेली ऐसी नहीं है जिनको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। इनके जैसी देश भर की 10 लाख आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश दादर, नागर हवेली और दमन दीव की आशा वर्कर दक्षा हलपति ने भी आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आयुष्मान भारत कार्ड से हॉस्पिटलों का खर्चा नहीं होगा और हमारा पैसा बच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024-2025 के बजट में हमको शामिल किया गया है, इसीलिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ।
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को आयुष्मान भारत योजना यानी पीएम-जय के तहत लाने की घोषणा की थी। इसी योजना के दायरे में आने से 10 लाख आशा वर्कर और 25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनके परिवार को हर साल 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। अब तक इस योजना से 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इलाज कराकर लाभ उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में सुशासन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय महोत्सव में मोदी सरकार के कार्यकाल के सुशासन को खास तौर पर रेखांकित किया जाएगा, जिसका मकसद सभी क्षेत्रों के विकास कार्यों और सुशासन के प्रमुख बिंदुओं को देश के सामने रखना है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों की ओर से कई सुशासन पहलों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी कार्यक्रम का हिस्सा होगी। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान इसमें मौजूद रहेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर एक अवैध मदरसा ढहाने के बाद प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच झड़पें हुई। जिला प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बलों को भी बुलाया गया है। अधिकारियों के अनुसार नैनीताल जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने नाजुल भूमि पर अवैध निर्माण को गिराया, जिसका स्थानीय लोगों ने हिंसक विरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर आदेश दिया कि इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना में कई पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को चोटें भी आई हैं और उन्हें फिलहाल अस्पतालों में भी भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना के पीछे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी बीच सुरक्षा कारणों से आज सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई और आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 1 से 12 तक संचालित हल्द्वानी के सभी स्कूल अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध अतिक्रमण हटाने गए पुलिसकर्मी ने घटना के बारे में बताया। हम वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुँचे तो चारों तरफ से वहाँ रास्ते में भी जा रहे थे हम, जब स्टार्टिंग में तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से फोड़ हमने रोक राख के आगे तक पहुँचे, वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था, तो वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था। चारों तरफ से हमें घेर लिया। वहाँ हम जिस पॉइंट से आ रहे थे निकलते हुए, तो कुछ जवान पीछे छूट गए, तो कुछ जवान हमारे घायल भी हुए बस। हाँ, ये जो अभी ये साथ के जो अभी जिनके पसली टूटी हुई है, तो गाड़ियों में जो निकले हैं उनके गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए। यहाँ माटे टूटे हैं बहुत लोगों के। और वहीं रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय में राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा हेमा यादव, इनके सीए अमित कात्याल और जमीन देकर नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी को बुलाया गया है। इस मामले में ईडी ने पटना स्थित अपने कार्यालय में लालू यादव से करीब 10 घंटे पूछताछ की थी। लालू यादव से पूछताछ के एक दिन बाद तेजस्वी यादव से ईडी ने करीब 8.5 घंटे पूछताछ की थी। और अब बात करते मुंबई की, जहां शिवसेना के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।
बीते कल मुंबई के दहिसर में शिवसेना उबाठा के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर को 5 गोलियां मारी गईं और वो घायल हो गए। उन पर गोली चलाने वाले मॉरिस नारोन्हा ने खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया। घटना की जांच चल रही है। अभिषेक घोसालकर शिवसेना के उपनेता उबाठा पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे हैं। माना जा रहा है कि ये हमला पैसे के विवाद और निजी दुश्मनी के कारण हुआ है। दहिसर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की ओर से 2 अलग अलग मामले भी दर्ज किए गए हैं। एक एफआईआर शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के लिए और दूसरी एडीआर मॉरिस नोरोन्हा की आत्महत्या का है। वहीं पुलिस को शक है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार अवैध है, क्योंकि मॉरिस को मुंबई पुलिस की ओर से कोई हथियार लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। इसमें क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने की उम्मीद है। सम्मेलन में 22 से ज्यादा देशों के मंत्री, 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी और 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय इसे 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित करता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेन्नी वोंग और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालकृष्णन भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन किए, जो राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता भी अब बन चुके हैं। बिमान प्रसाद ने कहा कि इससे भारत और फिजी के संबंध और मजबूत होंगे। फिजी की संबंध को और मजबूत करेगा। हमारी भारत से फिजी और भारत की जो संबंध बहुत ही पुरानी है, गिरमिट प्रथा, इंडेंचर सिस्टम के समय से और आज भी। तो भारत के इस दौरे पर अन्य जो मेरी सभाएं, भारत के विदेश मंत्री, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे हुई है। और चलिए अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करेंगे, जहां रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की को नया सेना प्रमुख बनाया है। जेलेंस्की ने सेना प्रमुख वैलेरी को हटाते हुए उनकी 2 साल की सेवा के लिए आभार जताया। पूर्व सेना प्रमुख सेना का हिस्सा बने रहेंगे। और अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां संसदीय चुनाव और प्रांतीय चुनाव अब खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। नतीजे धीरे धीरे आने भी शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN चीफ शहबाज शरीफ लाहौर के NA 123 सीट से जीत गए हैं। अभी तक आए परिणामों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव जीता है, तो वहीं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। संसदीय और 4 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए हो रहे चुनाव में लगभग 18,000 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली की 266 सीटों पर चुनाव हुआ है, जबकि अतिरिक्त 70 सीटें महिलाएं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। इसी बीच उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण 1 संसदीय और 3 प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 180 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए हैरी डिक्सन ने सबसे अधिक 50 रन बनाए, तो वहीं ओलिवर ने 49 रनों का योगदान दिया। टॉम कैंपबेल ने 25 रनों की पारी खेली। अंत के ओवरों में रेफ मैकमिलन ने नाबाद 19 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। फाइनल में अब ऑस्ट्रेलिया का सामना रविवार को भारत से होगा। इससे पहले पाकिस्तान की टीम 48.5 ओवर में 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और 79 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बाद अजान, आवेश और अराफत ने पारी को संभाल रखा और रन बनाना भी जारी रखा। इसी बीच अजान ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई, वो 52 रन बनाकर आउट हुए।
हरिद्वार में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का महत्व है। इस दिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।